आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों से यूपी ट्रिपल एससी को लेके कुछ ऑथेंटिक चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी। तो कुछ कोशिशें की गई और काफ़ी कुछ पता चला है, प्रोसेस भी समझ में आया है कि क्यों एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप लोगों को बता देते हैं कि चीज़ें क्या चल रही हैं और कब तक एग्ज़ाम होने का चांस है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने क्या किया है कि 2018 के इनके जो चेयरमैन थे यूपी ट्रिपल एससी में, उनका नाम था सीबी पालीवाल जी। अब ये जो सीबी पालीवाल जी थे, इन्होंने चीटिंग या फिर लीकेज को, पेपर लीक को रोकने के लिए एक व्यवस्था बनाई थी, उसकी सिफारिश की थी जब इनके अंडर में कमेटी बनी थी। तो इन्होंने बोला कि आप एक ही रिक्रूटमेंट के लिए, मतलब एक ही एजेंसी को पूरी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी मत सौंपिए। पेपर छापने से लेके ओएमआर शीट के स्कैन तक आप उसको चार अलग अलग हिस्सों में, चार अलग अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी बांट दीजिए, ताकि किसी एक के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं होने की वजह से चीटिंग या लीकेज को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से यूपी ट्रिपल एससी ने उस सिफारिश को मानते हुए चार अलग अलग कैटेगरी में, जो आपका है ए, बी, सी और डी, इस चार कैटेगरी में चार अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी को ये जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, इसमें जो ए कैटेगरी है, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी है, ये कैटेगरी कैसे बना हुआ है? सिंपल मान लीजिए, जहाँ पर पेपर पहले सेट करने को दिया गया, तो ये जो ए कैटेगरी में जिन भी टेंडर जिन्होंने उठाया था रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, भर्ती एजेंसी ने, उसकी जिम्मेदारी ये थी कि पेपर आप सेट करेंगे, पेपर सेट करने के बाद आप पेपर को छापेंगे और पेपर प्रिंट करने के बाद, छापने के बाद आप उसको जो केंद्रीय कोषागार है, सेंट्रल ट्रेजरी है, जहाँ पर पेपर रखा जाएगा, वहाँ तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद ये बी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, यहीं पे सारा पंगा है जिसकी वजह से एग्जामिनेशन आपका लेट होगा। इसकी जिम्मेदारी इतनी है कि जो केंद्रीय कोषागार है उसमें से पेपर आप निकालेंगे बाहर, सारे सेंटरों तक पेपर उपलब्ध कराएंगे। पेपर का जब एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा उसको फिर से आप इकट्ठा करेंगे और आपको पहुंचा देना है ये सी कैटेगरी के एजेंसी के पास में, जिसका काम होगा ओएमआर को देखना, समझना। मतलब ये मान लीजिए इस तरीके से, डी डी मान लीजिए आप, ठीक है, इस एजेंसी तक पहुंचाना है जिसका काम है ओएमआर को इकट्ठा करके उसकी स्कैनिंग करना और जितने बच्चों के जो जो नंबर आए हुए हैं वो कमीशन को बताना। और ये जो सी कैटेगरी में एक है, इसका काम था कि सीसीटीवी आपकी सही से स्कूलों में चल रही हैं कि नहीं, सुरक्षा देखना, कि बच्चों की जांच वगैरह ठीक से की जाए परीक्षा देने के पहले, ये इस एजेंसी का काम था। तो इस तरीके से चार एजेंसी में काम बांट दिया गया। आज के समय में ये ए कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी, इसमें एक से अधिक या कहीं कहीं पे एक एजेंसी ने अप्लाई किया था टेंडर लेने के लिए। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। असली दिक्कत यहाँ समस्या हो रही है क्योंकि एक कंपनी है गुजरात आधारित, जिसका नाम है एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी गुजरात में स्थित एक ऐसी भर्ती एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसका बी कैटेगरी में चयन किया गया था। मतलब इसका काम क्या था? केंद्रीय कोषागार में पेपर छप कर पहुंच चुका है, वहाँ से आप निकालिए, सारे स्कूलों में बांटिए, पेपर हो जाए, इकट्ठा करिए और ओएमआर चेकिंग के लिए जिस एजेंसी की जिम्मेदारी है उसको ले जाके पहुंचा दीजिए। तो देखिए, यही वो ऐसा स्टेज है जहाँ पर पेपर लीक होने का चांस होता है। तो यहाँ पर एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो गुजरात आधारित एक एजेंसी है, यही पेपर, इसी को टेंडर मिला हुआ था उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, यूपीआरपीबी, तो उसने भी इसी को टेंडर दिया हुआ था। अब उसमें कांस्टेबल का जो भर्ती का पेपर कराया गया था वो इसी एडू टेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की जिम्मेदारी थी। वहाँ पर जब पेपर लीक हुआ, गवर्नमेंट ने माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, उसके बाद इसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को, भर्ती करने वाली एजेंसी को, इसका टेंडर वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया और इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अब चूंकि ये कांस्टेबल में भी, यूपी कांस्टेबल का जो पेपर आउट है वो भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है और आप जो यूपी ट्रिपल एससी से एग्ज़ाम कराएंगे वो भी यूपी का ही है। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है कि एक एग्ज़ाम में आप इसको ब्लैक लिस्ट कर दिए और दूसरे एग्ज़ाम में आप इसको कहेंगे कि तुम पेपर कराओ। तो उसकी वजह से चूंकि ये वहाँ कांस्टेबल भर्ती में ब्लैक लिस्ट हो गया, तो एडू टेस्ट को यूपी ट्रिपल एससी ने भी ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब ये जो बी कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है जिम्मेदारी संभालने का, क्योंकि पेपर केंद्रीय कोषागार से निकाल के और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे सेंटर्स पे और फिर उसको इकट्ठा करके सही तरीके से एमआर स्कैनिंग के लिए दूसरी एजेंसी को दे देना है। इसमें, इस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में, सिर्फ और सिर्फ यही एडू टेस्ट सॉल्यूशंस, जिसके बारे में भी हमने बात किया है, सिर्फ इसी ने अप्लाई किया था।
और किसी ने अप्लाई नहीं किया था, टेंडर नहीं लिया था। चूंकि वो ब्लैकलिस्ट हो चुकी है तो अब यूपी ट्रिपल एससी का कहना है कि ए, सी और डी, जो हमने 3 कैटेगरी में आपस में बात किया, जो जिम्मेदारी अलग अलग स्टेज की, उसमें किसी भी तरह का नया टेंडर देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस बी कैटेगरी के लिए नया टेंडर फिर से इशू किया जा रहा है। तो नया टेंडर दिया जाएगा, नए टेंडर के लिए कुछ लोग अप्लाई करेंगे। अब चूंकि पहले सिर्फ यही था, एक एडू टेस्ट था, अब इस बार कोशिश होगी कि एक या एक से अधिक कोई टेंडर अप्लाई कर लेने के लिए। तो अब पहले वो टेंडर अप्लाई करेगा, उसमें कम से कम मान लीजिए कि ये टेंडर निकालेंगे, आखिरी समय देंगे तो 1 सवा महीना उसमें चला जाएगा। उसके बाद उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, तब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो किसी भी हालत में आप मान के चलिए कि जितना भी जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की कोशिश की जाएगी यूपी ट्रिपल एससी में, अगस्त के अंतिम से पहले नहीं शुरू हो सकता है, वरना आप सितंबर ही मान के चलिए। अगस्त अंतिम बहुत अच्छा कुछ हुआ, बहुत जल्दी हुआ, तब अगस्त का अंतिम होगा, वरना सितंबर या सितंबर के आखिरी से ही परीक्षाएं शुरू हो पाएंगी। क्योंकि अभी परीक्षा की कोई चर्चा नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी कि इस स्टेज का जो है, बी स्टेज का जो भर्ती एजेंसी है, पहले वो तो चयन हो उसका। तो इसीलिए पहले आपको न्यूज़पेपर में अगली बार जब भी न्यूज़ सुनने को मिलेगा तो यूपी ट्रिपल एससी ने बी कैटेगरी के लिए किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी का, भर्ती एजेंसी का चयन कर लिया, पहले ये न्यूज़ सुनने को आपको मिलेगा। वो पहले पक्की होगी, उसी में 1 सवा महीना निकल जाएगा, और तब जाके उसको जिम्मेदारी दी जाएगी कि 2022 पीईटी से जो एग्ज़ाम है, जैसे वीपीओ का एग्ज़ाम होना है, स्टेनो का एग्ज़ाम होना है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, तब जाके फिर वो प्रोसेस में पूरा शुरू होगा। क्योंकि ए स्टेज की, ए कैटेगरी की जो एजेंसी है, उसका काम होगा पेपर छापना, पेपर छाप के केंद्रीय कोषागार में पहुंचाना। फिर ये बी कैटेगरी वाली जिसका चयन होगा, ये पेपर बांटेगी सही से। उसके बाद सी कैटेगरी का रहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी सीसीटीवी सुरक्षा है, बाकी चीज़ें हैं, उसकी जिम्मेदारी होगी। तब डी कैटेगरी के पास पेपर जाएगा, यही बी कैटेगरी वाला ले जाएगा, और वहाँ पर फिर ओएमआर स्कैनिंग होती है। ओएमआर स्कैन करके उसका नंबर चढ़ा के तब आयोग को सौंपा जाता है कि ये आपके बच्चों का नंबर है, इस हिसाब से रैंक बनी है। तो थोड़ा सा लेट हो गया प्रोसेस। अब चीज़ें कहते हैं ना कि कोई चीज़ बनने के पहले थोड़ी बिगड़ती हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद चीज़ें बनती हैं, तो वैसा ही कुछ है। तो अब मान के चलिए कि अगस्त के अंतिम, बहुत ही जल्दी कुछ हुआ तब अगस्त का अंतिम होगा। अगस्त के अंतिम या सितंबर से वीपीओ का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। पहला एग्ज़ाम वीपीओ ही होना है, जहाँ तक चांस है। टॉप 2 प्रायोरिटी में है वीपीओ 2022 पीईटी से। वीपीओ स्टेनो दोनों में ही 40-45 हज़ार और उसमें 20-25 हज़ार बच्चे हैं। एक दिन का एग्ज़ाम होना है, और तब जाके फिर आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है। तो जूनियर असिस्टेंट कितना भी जल्दी होगा, अक्टूबर का आखिरी या नवंबर हो जाएगा, उससे पहले बहुत मुश्किलें नहीं होने वाला है, क्योंकि चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हैं। अब कभी भी कोई भी न्यूज़ आया इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले ये भर्ती एजेंसी कराने वाले उसका एजेंसी का चयन हो गया, ये न्यूज़ आएगा, तो वो न्यूज़ आते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा, ताकि ये चीज़ें पता चल जाए कि प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं तुरंत। और जब भी एग्ज़ाम होना होता है मेंस का, जब से ये पीटी आया हुआ है आपका यूपी ट्रिपल एससी में, तो पहले आपका एक फ़ाइनल फॉर्म फिर से भरा जाता है, फ़ीस लिया जाता है। तो वीपीओ का वो फॉर्म फिलअप होगा। जब भी फॉर्म फिलअप कराया जाएगा उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर पेपर ले लिया जाता है। तो इसीलिए फॉर्म भी नहीं फिलअप कराया जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ठीक रहती तो आपका जून अंतिम होते होते इसी समय आपका फॉर्म फिलअप कराना था, फाइनल फ़ीस लेना था वीपीओ के लिए। वो लगभग 25 दिन, 1 महीना चलता, और फिर उसके कुछ ही दिन बाद पेपर हो जाता 15 दिन के अंदर। तब जाके आप मान के चलिए कि आज के टाइम में अगर लिया जाता, फॉर्म फिलअप होता, तब आपका जुलाई के अंतिम या अगस्त में शुरुआत में पेपर हो जाता वीपीओ का। अब वो फॉर्म जब भी फिलअप होगा तभी उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर पेपर होगा। तो अगर वो जुलाई के अंतिम में लिया जाएगा तो सितंबर तो हो ही जाएगा। तो अगस्त तक अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, वरना फिर सितंबर मान लीजिए आप वीपीओ के लिए, और अक्टूबर का आखिरी या नवंबर मान लीजिए आपका जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा। तब उसके बाद 2023 की जो स्पेशल वैकेंसीज़ हैं पीईटी की, तब वो निकलेंगी। अच्छा, लोअर पीसीएस के लिए भी आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं। लोअर पीसीएस को लेके अभी थोड़ी सी सिचुएशन फंसी हुई है। चांस है, ज़्यादा चांस यही है कि बिना पीईटी के वो वैकेंसी आए, इसी में सब लोगों की कोशिश है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का एक अलग रिप्रेजेंटेशन जाता है, दबाव बनाता है, बात करता है। वो कोशिश कर रहे हैं कि पीईटी में हमारे बहुत अच्छे नंबर हैं, 99 परसेंटाइल प्लस है, 99.5 99.6 के ऊपर है। तो कुछ लोग कोशिश करते रहते हैं कि पीटी से ही आप निकालिए, 2023 पीईटी से ही लोअर पीसीएस निकालिए। हालांकि लोअर पीसीएस एक ऐसी वैकेंसी है जो बहुप्रतीक्षित है, उसी के लिए सारे लोग पीईटी देते भी हैं, यही एक कारण भी है। लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, इन्हीं सब वैकेंसीज़ के लिए देते हैं। तो लोअर पीसीएस का भी कोई 100% न्यूज़ सामने नहीं आया है, बट हाँ चांस यही है कि वो अलग से आपके पास आएगा, तभी
जो अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के सामने अपने चार्ट रखा था यूपी ट्रिपल एससी ने, उसमें वो चीज़ स्पष्ट कर दिया था कि मेरी कौन कौन सी परीक्षाएं हैं आने वाली हैं। तो उसमें आपने देखा था कि लेखपाल या कुछ और वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई हैं, और कुछ जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट हैं जो आनी हैं। अभी उसमें अध्याचन मिलेगा तो पद बढ़ जाएंगे, लेकिन लोअर पीसीएस को पीईटी से शामिल करते हुए नहीं दिखाया गया है, क्योंकि लोअर पीसीएस का जहाँ तक चांस है वो उसमें सबको मौका मिलेगा। अभी उस पर बातें चल रही हैं, दोनों तरफ से खींचातानी, दबाव और ये सब चीज़ें चल रही हैं। फाइनली जो भी उसमें एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता है, जैसे अभी एग्जामिनेशन लेट क्यों हो रहा है इसको लेके जो चीज़ें पता चली हैं, तो उसी तरीके से आपके साथ वो भी शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चीज़ें थोड़ी सी लेट हो गई हैं, इस बात का दुख तो है ही। अब क्या कर सकते हैं, जो अपने हाथ में है वो आपको करना है। आपके हाथ में पढ़ाई करना, वही आपको आगे लेके जाएगा। कोई भी क्वेरी है, कुछ भी और जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को सही सही बातें, इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएं, वरना आधा अधूरा जो चीज़ पता होता है या मान लीजिए कहीं से नहीं पता होती 100% चीज़ें तो नहीं बताई जाती हैं, ताकि आप लोगों को गलत चीज़ें भी ना बताई जाएँ कुछ भी। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।